हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आप लोगों का इस स्मार्ट सीटेट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो मेरे भाई, हम लोग लगे हुए हैं सीटेट दिसंबर 2024 के एग्जाम में। तो आज इस वीडियो में फिर से हम आप लोग के लिए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेके आए हैं जो ऑफलाइन के नजरिए से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आज के इस वीडियो में क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग के स्क्रीन पर है। नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई। एक बच्चा है, लंच बॉक्स लाना भूल गई है। यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा कि तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। तो कल हम आपको दिए थे, तो आज आप हमको दीजिए, अर्थात कुहल वर्ग की यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, लेन देन, गिव एंड टेक, आदान प्रदान, वस्तु विनिमय। ठीक है, कह रहा है मेरे दोस्त, कानून व्यवस्था नहीं होगा, आज्ञा पालन गया, अच्छा होना गया, आदान प्रदान परंपरागत। विकल्प नंबर डी हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे देखिएगा। समाज में विभिन्न लोगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपक विशेषता के बारे में जन सामान्य की अवधारणा को क्या कहते हैं? जल्दी मिलेगा। तो जन साधारण की अवधारणा को जो भी समाज निर्धारित करता है, इसको कहते हैं जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा। विकल्प नंबर डी हम लोगों का आंसर। हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियां को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता, देखो पिता घर के कार्य में लगा रहता है, माता साहसी गतिविधि को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? तो पिता घर का काम और माता साहसी, लैंगिक रूढ़िवादिता को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा, क्योंकि उल्टा जो परंपरा है उससे उल्टा क्रिया को प्रदर्शित किया गया है। यह जेंडर पक्षपात का सशक्त बनाता है, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। तो विकल्प नंबर बी हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे देखिएगा। वाइगॉस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्थापित करता है तो इसे कहते हैं। तो वर्तमान स्तर को यदि सहयोग देते हैं तो इसको बाबू क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं पार या ढांचा, जिसको हम लोग आलंबन या एस्केप होल्डिंग भी कहते हैं। और यह एक प्रकार की अस्थायी सहायता है और इसे वाइगॉस्की ने बहुत बेहतर तरीके से अपने प्रयोग में यह सिद्ध किया है कि बच्चों को जब जरूरत हो तो आप उसे कुछ अस्थायी सहायता दें, उसे ही पार, ढांचा, आलंबन या एस्केप होल्डिंग कहते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। तो परिकल्पना करने की बात आती है अमूर्त संक्रिया अवस्था से। किसमें आता है मेरे दोस्त? अमूर्त संक्रिया अवस्था। विकल्प नंबर 4 हम लोगों का आंसर होगा। क्लियर? डैश के अनुसार बच्चों को चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रिया, क्या कह रहा है बाबू? सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ में प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो समाज और संस्कृति पर ज्यादा जोर कौन दिए मेरे दोस्त? तो लेव वाइगॉस्की दिए। कौन दिए? लेव वाइगॉस्की। विकल्प नंबर सी हम लोगों का आंसर होगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। तो कक्षा कक्ष में तो बहस को, समालोचनात्मक चिंतन को, आलोचनात्मक चिंतन को, चर्चा परिचर्चा को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। एकदम सही है। एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्री, तो केवल मूर्त घटक नहीं, अमूर्त भी दे सकते हैं। केवल निर्धारित गया। सबसे बेहतर आंसर बाबू क्या होगा? तो विकल्प नंबर बी हम लोगों का आंसर होगा। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है? तार्किक गणितीय की बात किया है। ध्वनि ताल शब्द का अर्थ, तो ये तो आ जाएगा संगीतीय बुद्धि। दृश्य स्थानिक परिवेश, ये हो जाएगा स्थानिक बुद्धि। संगीतमय व्यक्ति की आवाज, ये भी होगा संगीतीय बुद्धि। पैटर्न की खोजने एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। तो हम लोग जानते हैं कि कैलकुलेशन और तर्क की बात किसमें आती है? तो गणित में आती है, अर्थात तार्किक बुद्धि का आंसर क्या होगा बाबू? विकल्प नंबर डी हम लोगों का आंसर होगा। क्लियर? देखिएगा अगला।
वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदत, कौशल, मूल्य तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज के जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे बाबू क्या कहते हैं? तो समाज में जो ये बनाती है उसको मेरे दोस्त सामाजिकरण कहते हैं, जो समाज के सापेक्ष होता है। क्लियर? आगे देखिएगा। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या कह रहा है? एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। सही बात है। विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। गलत। विद्यार्थी द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। गलत। शिक्षक को निर्देश के अनुसरण विद्यार्थी द्वारा ज्ञान के अनुसरण किया जाता है। यह भी गलत। तो सबसे बेहतर आंसर बाबू क्या होगा? विकल्प नंबर ए हम लोगों का आंसर होगा। क्लियर? आगे देखिएगा। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? क्या कह रहा है? सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? तो केवल संरचनात्मक आकलन, केवल संकलनात्मक, ना तो संरचनात्मक ना ही संकलनात्मक, विविध प्रकार की रणनीति का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना अपेक्षित है और ये शामिल इसमें है। तो विकल्प नंबर डी हम लोगों का आंसर होगा। देखिएगा, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोत से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षणिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं, मतलब निम्न स्तर। इसे रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए? क्या कह रहा है बाबू? विभिन्न स्रोत से बार बार यह बताया गया कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं, तो रूढ़िवाद एवं पारंपरिक रूढ़िवादिता आशंका के प्रभाव को कम, मतलब जो ये सोच लिया कम हो रहा है तो उसको क्या कीजिएगा? प्रभाव को कम करने के लिए शिक्षक को क्या कीजिएगा? इस प्रकार के सरोकार को अनदेखा करना चाहिए। तो कदापि नहीं मेरे भाई। विभिन्न सामाजिक वर्ग के विद्यार्थी के बीच प्रतियोगिता, तो जो व्यक्ति निम्न स्तर का है उसमें प्रतियोगिता करवाइएगा, कभी भी एनसीएफ नहीं कहता। विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह देना चाहिए, कदापि संभव नहीं है। विभिन्न सामाजिक वर्ग के रोल मॉडल से संबंधित कहानी एवं उदाहरण के प्रस्तुत करना चाहिए। मतलब क्या? सारे प्रकार के संस्कृति से, सारे प्रकार के समाज से उदाहरण लीजिए और उस प्रकार से प्रस्तुत कीजिए, सारे समाज के व्यक्ति इसको समझ पाएंगे। क्लियर? आगे देखिएगा। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। सही बात है मेरे भाई। सारे व्यक्ति को हम पढ़ा रहे हैं तो कुछ व्यक्ति बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, उन लोगों में सीखने की क्षमता बेहतर है। तो विकल्प नंबर ए, आसक्त अधिगमकर्ता के प्रति दया और सहानुभूति, कदापि एनसीएफ नहीं कहता। बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि, कदापि नहीं। केवल प्रतिभाशाली, ये भी गया। सबसे बेहतर आंसर क्या होगा? ए नंबर हम लोगों का आंसर होगा। एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है: पढ़ने के प्रति चिंता, शब्द अक्षर की पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने याद करने में कठिनाई। किसका सूचक है? तो कह रहा है कि इस प्रकार की चीज को प्रदर्शित, पहले पढ़ने के प्रति उसको चिंता भी है, शब्द और अक्षर को पहचानने में कठिनाई भी है, निम्न स्तर के शब्दावली कौशल भी है, पहले पढ़े हुए पाठ को समझना और याद करने में कठिनाई है। ये सारा का सारा क्रियाकलाप किसके अंतर्गत आता है? तो इसको कहते हैं अधिगम असक्षमता। क्या कहते हैं बाबू? अधिगम असक्षमता। एक स्वालीन विद्यार्थी है, कदापि नहीं। एक सृजनात्मक विद्यार्थी है, नहीं। अधिगम असक्षमता वाला विद्यार्थी है। मानसिक क्षति वाला, ऐसा संभव नहीं है कि मानसिक क्षति में ये सारी विशेषता होगी। जो भी विकार होगा वह अधिगम असक्षमता के अंतर्गत आता है। तो विकल्प नंबर क्या आंसर होगा बाबू? सी नंबर हम लोगों का आंसर होगा। एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है? तो समावेशी कक्षा है, विशेष योग्यता वर्ग के बच्चे हैं, तो उसकी आवश्यकता को किस प्रकार से आप संबोधित कीजिएगा? आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास एवं रटने पर बल देना। तो रटने पर बल देने की बात एनसीएफ नहीं कहता है। विद्यार्थी को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीके का प्रयोग करना, अत्यधिक लिखित गृहिका देना तथा उत्तर को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थी से नकल करने पर दबाव डालना। प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम को सशक्त पक्ष एवं कमजोरी के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्य को विकसित किया जा सकता है।
ठीक है। अधिगम के सशक्त पक्ष एवं कमजोरी को पता कीजिए और उसके विश्लेषण के आधार पर उसके उद्देश्य को विकसित किया जाएगा। विकल्प नंबर डी हम लोगों का आंसर होगा। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थी को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? तो सृजनात्मक विद्यार्थी अपसारी चिंतन करेगा, अभिसारी तो करेगा नहीं। अनेक परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचार को महत्व देकर। तो सबसे बेहतर आंसर बाबू क्या होगा? विकल्प नंबर सी हम लोगों का आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? क्या कह रहा है? सार्थक। बच्चों को पढ़ाने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना, बच्चों को पढ़ाने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कार को बढ़ावा देना, निर्देश के लिए केवल व्याख्यान, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। एकदम सही है कि विषय वस्तु और बच्चों के प्रति यदि सच्चा सरोकार रखिएगा, ठीक है, तो इससे सार्थक अधिगम को बढ़ावा मिल सकता है। विकल्प नंबर डी हम लोगों का आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? समाधान के मूल्यांकन में बिल्कुल ध्यान नहीं देना, क्रियात्मक अनम्यता, एक वस्तु के केवल परंपरागत का, ठीक है। उसके बाद कह रहा है प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुत करने का एक ही आयाम, साधन साध विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। तो प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति सबसे बेहतर कब होगी? साधन साध विश्लेषण, जो समस्या के अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करता है। विकल्प नंबर डी हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? कह रहा है कौन सा घटक नहीं होगा? बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। सही है कि बच्चों को अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। कह रहा है प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, ये भी करवाया जा सकता। संवाद एवं परिचर्चा, ये भी होगा। दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, ये कदापि नहीं होगा। तो विकल्प नंबर डी हम लोगों का आंसर होगा। शिक्षक कक्षा में पढ़ने एवं ध्यान ना देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव करेगा? जो ध्यान नहीं दे रहा है उसके लिए क्या कीजिएगा? बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि के कारण को जानने की कोशिश करेगा। यदि बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है, तो आप उसके कारण का पता कीजिए कि भाई बच्चा क्यों नहीं दे रहा। हो सकता है उस पर को पहले पढ़ा हो सकता है आपकी शिक्षण विधि असफल हो, कई कारण हो सकते हैं। तो पहले बच्चों के कारण का पता कीजिए कि आखिर बच्चा ऐसे किस प्रकार से और क्यों कर रहा है। क्लियर? आगे देखिएगा। संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश के लिए, देखिएगा यहां क्वेश्चन थोड़ा उल्टा है। उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए डैश अत्यंत आवश्यक है, यह होना चाहिए था। संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए डैश अत्यंत आवश्यक है। तो विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, सही बात है। अनुबंध, दंड, यंत्रवत याद करना, सबसे बेहतर क्या होगा? ए नंबर हम लोगों का आंसर होगा। क्लियर? बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहज अनुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणा को चुनौती देनी चाहिए, बच्चों को इन विचारों को खारिज करना चाहिए, कदापि नहीं। बच्चे के विचार पर सिद्धांत को अनदेखा करनी चाहिए, नहीं होगा। बच्चे को इन विचार के लिए डांटना चाहिए, यह भी नहीं होगा। सबसे बेहतर बाबू क्या होगा? ए नंबर। संवाद के द्वारा बच्चों को इन अवधारणाओं की चुनौती देनी चाहिए। विकल्प नंबर ए। संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार संबंध है? एक दूसरे से स्वतंत्र है, गलत। एक दिशीय संवेग संज्ञान को प्रभावित करता है, यह भी गलत। एक दिशीय संज्ञान से प्रभावित करता है, यह भी गलत। द्विदिशीय, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। विकल्प नंबर डी हम लोगों का आंसर होगा। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करता है? विद्यार्थी की अभिरुचि एकदम अधिगम को करता है, रुचि लीजिएगा तब न सीखिएगा। विद्यार्थी के सांवेगिक स्वास्थ्य, ये भी ठीक है। शिक्षा शास्त्रीय रणनीति बनाएंगे तभी बेहतर कीजिएगा। विद्यार्थी के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ, ये भी होगा। अर्थात विकल्प नंबर 4, 1 2 3 4 चारों आपका आंसर होगा। क्लियर? आगे बताइएगा फटाक से।
कह रहा है बाबू निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? क्या कह रहा है? महत्वपूर्ण पहलू है। सामाजिक पारस्परिक क्रिया एकदम सही है। लगातार अभ्यास और बार बार स्मरण कदापि नहीं। पुरस्कार दंड नहीं। उद्दीपक प्रतिक्रिया नहीं। सबसे बेहतर आंसर बाबू क्या है? ए नंबर, सामाजिक पारस्परिक क्रिया। आगे बताइएगा, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, ठीक है, जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या संभावना है? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार गतिविधि को कर रहा है, तो भाई ये जो होता है पुरस्कार, ये पुरस्कार भौतिक रूप से हमारे चारों ओर उपस्थित होता है। तो कहा जा रहा है कि एक स्टार बैंड प्राप्त करना है, तो जब इस प्रकार की चीज करेगी तो अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास किया जा सकता। समझने के लिए अधिगम आनंद प्राप्त करना नहीं, वो पुरस्कार के लिए ही कर रहा है, तो आनंद क्या होगा? पुरस्कार के बिना भी इस गतिविधि में लगे रहना कदापि संभव नहीं है। अन्य लोग को खुश करने के लिए कार्य करना, ये नहीं, अपने आप की खुशी कर रहा है उस चीज को पाने के लिए। तो क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए हम लोगों का आंसर होगा। देखिएगा, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? यह विभिन्न संस्कृति के संदर्भ में सार्वभौम रूप से समान होती है। मेरे दोस्त, विकास की कोई अवस्था समान सब जगह नहीं होती है, ठीक है। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। सही है कि समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि यह अवस्था एक सामाजिक प्रक्रिया है। यह बच्चे के दूसरे रूप में पैदा होता है, कदापि संभव नहीं है। यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश द्वारा निर्धारित होती है, ये भी गया। सबसे बेहतर आंसर बाबू क्या होगा? बी नंबर हम लोगों का आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? क्या कहना है बाबू? मध्य बाल्यावस्था शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग। पहले मध्य बाल्यावस्था का एज बाबू क्या है? तो शैशव काल का एज 0 से 2, पूर्व बाल्यावस्था का 2 से 6, मध्य बाल्यावस्था का 6 से 11, ठीक है। तो देखिएगा कराए कि और 6 से 11 यदि पियाजे का लेंगे तो 7 से 11 अर्थात तीसरी अवस्था। तो अमूर्त रूप तो बच्चा नहीं सोचेगा, क्योंकि ये तीसरी अवस्था की विशेषता आ जाती है। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। आधिगम रूप से संवेदी चालक, ये तो नहीं होगा। तो इसका आंसर बेहतर बाबू क्या होगा? विकल्प नंबर सी हम लोगों का आंसर होगा। क्लियर? परिवार एवं आस पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की कौन इकाई है? परिवार और आस पड़ोस। तो ये बाबू प्राथमिक एजेंसी है। विकल्प नंबर बी हम लोगों का आंसर। तो मेरे भाई आज हम लोग इस वीडियो में इतने ही चीजों की बात करेंगे। तो भाई जाते जाते फिर से वही बात, यदि इससे आपको कुछ समझ आया होगा, बने रहना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं और अभी तक आप नए हैं, तो मेरे दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर जबरदस्त करें। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।